है कॉस्ट कर्व ही है जो कल हमने पढ़ लिया था, उसी के आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कॉस्ट कर्व्स के आगे हम लोग, बेटा देखो बातें नहीं, ठीक है, मेरी क्लास में बातें मत करो। कॉस्ट कर्व्स के आगे हम लोग पढ़ेंगे। कल तक हमने ये देखा था कि कोई फर्म जब प्रोडक्शन करती है, जब वो उत्पादन कर रही है, तो क्या होता है, उसकी लागतें जो होती हैं वो शुरुआत में गिरती हैं और कुछ समय के बाद वो वापस उठना शुरू कर देती हैं। ठीक है, यानी फर्म के जो कास्ट कर्व्स होते हैं वो किस शक्ल में होते हैं, जो अगर हम एवरेज लागत की बात करें तो अगर हम यहाँ पे उत्पादन रख लें, ठीक है, और यहाँ पे लागत रख लें, तो प्रति इकाई लागत यानी जिसे हम कहते हैं एवरेज कॉस्ट, तो फर्म जब उत्पादन बढ़ाती है तो शुरू में क्या होता है, प्रति इकाई लागतें गिरती हुई होती हैं, उसके बाद एक सीमा तक वो गिरती रहती हैं और सीमा के बाद वापस उठना शुरू कर देती हैं। तो इसे हमने कहा था ये एवरेज कास्ट का कर्व है। ये भी मैंने बताया था कि ऐसा होता क्यों है। ठीक, ऐसा होने की वजह क्या है कि जो फर्म जिस फैक्टर को वेरी कर रही है, फर्म जिस भी फैक्टर को वेरी कर रही है, उस फैक्टर का जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो इस तरीके से शुरू में चाहे बढ़े लेकिन आखिर में वो जरूर या कुछ समय के बाद गिरने लगता है। ठीक, और इससे फैक्टर की प्रोडक्टिविटी जो है वो शुरू में बढ़ती है और बाद में वो धीरे धीरे गिरने लगती है। इसको हम उत्पत्ति ह्रास नियम के नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल रिटर्न्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के नाम से, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, जो ये बताता है कि कोई प्रोडक्ट मतलब कोई फैक्टर जब हम वेरी करते हैं, जब हम उसको बढ़ाते हैं, ठीक है, लेबर बढ़ा रहे हैं तो लेबर की प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे शुरू में बढ़ेगी लेकिन फिर कुछ समय के बाद वो डाउन होना शुरू हो जाएगी। और उसकी वजह क्या होती है कि जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री है जिसमें लेबर काम कर रही है, तो फैक्ट्री उसका लेबर के काम करने के लिए शुरू में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, बाद में जब लेबर की संख्या बढ़ती चली जाती है तो फैक्ट्री का साइज़, इसको आप बढ़ा नहीं सकते, लेबर आप बढ़ाते जा रहे हो, तो क्या होगा कि एक आदर्श रेशो होता है। ठीक है ना, एक आदर्श रेशो होता है, वो आदर्श रेशो जो है धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। उस बिगड़ने की वजह से जो हमको इस तरीके के वो प्राप्त होते हैं। ठीक, टेक्निकल भाषा में कहा जाए कि प्रोडक्शन फैक्टर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो इंडिविजिबल होते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन फैक्टर्स जो होते हैं कुछ ऐसे होते हैं खास तौर से फिक्स वाले, जैसे प्लांट का साइज है या इस तरह की चीज़ें, ये इंडिविजिबल होती हैं, इनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा नहीं जा सकता और इस वजह से क्या होता है कि इसको जो है जल्दी से बढ़ाया भी नहीं जा सकता। तो इस वजह से क्या होता है, इस तरीके के रिटर्न हमें मिलते हैं। ठीक है, शुरुआत में बढ़ते हुए मिलते हैं। शुरुआत में बढ़ते हुए की वजह क्या है कि जब शुरुआत में फैक्ट्री बढ़ी होती है, हम कम मजदूर लगाते हैं, फिर हम मजदूरों को बढ़ाते हैं, तो हम क्या करते हैं, मजदूरों को स्पेसिफिक जॉब अलॉट कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं श्रम विभाजन। ठीक है, हम एक मजदूर से सारे काम ना करवा करके हम क्या करते हैं कि सारे कामों को 10, 20, 50 टुकड़ों में बांट देते हैं और उस टुकड़ों के ऊपर अलग अलग मजदूरों को लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इस वजह से जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो शुरू में बढ़ती है और बाद में गिरने लगती है। ठीक है, और फिर मैंने ये बताया था जो इसी की वजह से जो है एवरेज कॉस्ट का कर्व इस तरीके से होता है कि जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो एवरेज कॉस्ट गिरेगी, जब प्रोडक्टिविटी गिरेगी तो एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, जो मार्जिनल कॉस्ट होती हैं उनके बारे में आपने पढ़ा कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती हैं, ये एवरेज कॉस्ट की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से नीचे की ओर गिरती हैं और फिर इसके ये जो इस पॉइंट पर, जो इसका सबसे नीचे का पॉइंट है, वहाँ से इसे काटते हुए मार्जिनल कॉस्ट का कर्व जो है वो तेज़ी से ऊपर की ओर निकल जाता है। ठीक, तो यहाँ तक हमने कल जो है वो पढ़ लिया था। अब हम जो बात करेंगे, इसको कभी कभी ऐसे भी बताया जाता है कि मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो क्या करती है,
वो एवरेज कॉस्ट को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, यानी अगर हम इसको ऐसे करके देखें कि जैसे ये मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है, तो जब ये चढ़ रही होती है तो एवरेज कॉस्ट इसकी ओर खिंचती है, ऊपर की ओर जाती है, एवरेज कॉस्ट भी चढ़ती है। ठीक है, और जब मार्जिनल कॉस्ट गिर रही होती है तो एवरेज कॉस्ट भी गिरती है, लेकिन इससे कम तेजी में। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा तेज़ी से गिरती है और एवरेज कॉस्ट कम तेज़ी से गिरती है। हालांकि मैंने आपको बताया था कि ये रीज़न ऐसा होता है जिसमें ये चीज़ लागू नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एवरेज कॉस्ट तो गिर रही होती है और मार्जिनल कॉस्ट चढ़ रही होती है। ठीक है, तो अब हम थोड़ी सी लॉन्ग टर्म कॉस्ट की बात करते हैं, दीर्घकालीन लागतें। ठीक है, अब हम यहाँ पे दीर्घकाल से क्या मतलब लगाएं। जब हम लॉन्ग टर्म कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में अंतर समझना जरूरी है। एक बार मैं बता चुका हूं कि शॉर्ट टर्म में हम क्या करते हैं, कुछ फैक्टर को फिक्स रखते हैं और कुछ को हम वेरिएबल रखते हैं। ठीक है, कुछ फैक्टर को जल्दी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। फैक्ट्री हमें शुरुआत करनी है, हमने फैक्ट्री डाल दी, अब वो फिर हमारी फिक्स कॉस्ट हो गई। ठीक है, फिर हम उसमें मजदूर बढ़ाते चले गए, मशीनें बढ़ाते चले गए, जिनको हम घटा बढ़ा सकते हैं, तो वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, लेकिन जब लॉन्ग टर्म की बात आती है तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही होती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में आप हर चीज़ में परिवर्तन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि प्रोडक्शन करने के लिए जो है हमारा ये प्लांट का साइज़ सही नहीं है, तो आप एक बड़े साइज़ का प्लांट लगा सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये बड़ा वाला भी सही नहीं है, तो आप एक और बड़े साइज़ का लगा सकते हो। ठीक है, तो आप हर चीज़ को जो है वो आप बढ़ा सकते हो, इनपुट्स को एक्वायर कर सकते हो, आप लेबर को बढ़ा सकते हो, आप मशीनरी को बढ़ा सकते हो, आप प्लांट के साइज़ को बढ़ा सकते हो। इवन कि जो टेक्नोलॉजी है, जैसे बड़े साइज़ में मान लो हो सकता है कुछ दूसरे टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ होती हो बड़े प्लांट में। ठीक है, और छोटे प्लांट में जो कुछ दूसरे टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ होती हो, या अगर आप कुछ नहीं, आप चाहते हो कि एक टेक्नोलॉजी वाले प्लांट से आप दूसरे टेक्नोलॉजी वाले प्लांट में शिफ्ट करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब दीर्घकाल में हर चीज़ जो है वो वेरिएबल ही होती है। तो इसका मतलब क्या है, दीर्घकाल में कोई फिक्स कॉस्ट जैसी बात नहीं होगी। ठीक है, तो जब हम लॉन्ग टर्म कॉस्ट की बात करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट होगी और लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट होगी और इवन लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट होगी। ठीक, ये तीन तरीके की कॉस्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगी। आपको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, लॉन्ग टर्म एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट या शॉर्ट टर्म एवरेज फिक्स कॉस्ट तो मिलेगी। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एवरेज फिक्स कॉस्ट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में कोई चीज़ फिक्स होती ही नहीं है। ठीक, तो यहां तक हम बात समझ गए। अब लॉन्ग टर्म में जो कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट, उसका आकार क्या होता है? ठीक है, आकार ऐसा ही होता है जैसे आपका एवरेज कॉस्ट का आकार होता है, वैसे ही एवरेज इसका आकार भी होता है। थोड़ा सा देखिए, हम इसको जानने की कोशिश करते हैं जरा सा। आप ऐसे समझो, जो कॉस्ट है ना वो कुछ चीज़ों का फंक्शन होती है। ठीक है, इसको हम कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। यहां से आपको बात और अच्छे से समझ में आएगी, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है। ठीक, कॉस्ट फंक्शन क्या है? कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट ओ। ठीक है, जो आपका लेवल ऑफ आउटपुट है उसका, टेक्नोलॉजी, जो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, ठीक है, जो आप
फैक्टर प्राइस यूज कर रहे हो, मान लो चलो आपने एफ बोल दिया, ठीक, इन सब चीजों का फंक्शन है ये। इसको हम कभी कभी क्या कहते हैं, कॉस्ट फंक्शन, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, हिंदी में कहा जाएगा इसे लागत फलन। चलो लागत फलन तुम्हारे लिए, ठीक है, तो ये लागत फलन है, ठीक। अब देखो ये फंक्शन जो है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, आउटपुट के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, और जो फैक्टर आप यूज कर रहे हैं, इनपुट फैक्टर जैसे लेबर और कैपिटल की कीमतें, ठीक, उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, शॉर्ट टर्म में हम ये मान लेते हैं कि ये जो फैक्टर्स की कीमत है, जैसे मजदूरियां हैं या मशीनें अगर आप हायर कर रहे हैं तो उनके रेंट, ठीक है, ये फिक्स हैं, या आप किसी तरह की कैपिटल लगा रहे हो तो कैपिटल के ऊपर जो आप ब्याज दे रहे हो, जो अपने बैंक से कैपिटल हायर कर रखी है, वो भी फिक्स रेट, फिक्स है। हाँ लाओ, दो, दे दो, ठीक है, ये क्या है, ये फिक्स है, ये बदलेगा नहीं, ठीक है। हमारी सारी एनालिसिस यही मान के होगी कि ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरी चीज क्या है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज टीवी, ठीक है, पहले बनते थे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनते थे, ठीक, फिर एक जमाना आया, क्या हुआ, कलर टेलीविजन आ गए, ठीक, फिर क्या हुआ, फिर एलसीडी आ गई, अब एलईडी आ रहे हैं, ओएलईडी आ रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, क्या आज जो एक ओलेड टीवी है और जो पुराने ज़माने का कलर टेलीविज़न था सीआरटी, इनको बनाने की टेक्नोलॉजी एक ही है, अलग अलग ही होगी ना, ये टेक्नोलॉजी डिफरेंट होगी। तो क्या होता है, लॉन्ग टर्म में टेक्नोलॉजी भी बदल जाती है, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म में टेक्नोलॉजी भी चेंज हो जाती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में टेक्नोलॉजी जो है वो फिक्स होती है, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म में अगर हम आज की बात करें, अगर हम सिर्फ आज की बात करें, तो आज जो है जो टेक्नोलॉजी है वो ओएलईडी बनाने की टेक्नोलॉजी अपनी जगह पे स्थिर है, कंप्यूटर बनाने की टेक्नोलॉजी, लैपटॉप बनाने की टेक्नोलॉजी है, कोई भी चीज़, ठीक है ना, जैसे कोई कपड़ा तैयार करने की टेक्नोलॉजी है तो वो स्थिर है, आज की डेट में उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। आने वाले ज़माने में किसी और तरीके से कपड़े बनने शुरू हों, ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है। तो टेक्नोलॉजी को हम स्थिर मान के चलते हैं, और फिर क्या होता है, चेंज होने वाली चीज़ क्या है, आउटपुट, ठीक है। आउटपुट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लो कि आपकी एक फैक्ट्री है, वो 2000 पीस बनाती है, ठीक है, 2000 जोड़ी रेडीमेड कपड़े बनाती है पर डे, ठीक है। आप चाहते हो कि 10,000 जोड़ी कपड़े बने, ठीक, कोई चाहता है कि 20,000 जोड़ी कपड़े बने, कोई चाहता है कि 1 लाख जोड़ी कपड़े बने। जैसा जिसका साइज होगा, जैसी जिसकी कैपेसिटी होगी, वो उस हिसाब से प्लांट लगाएगा, ठीक है। इसको बनाने का प्लांट कम कीमत का होगा, ठीक है। अगर आपको 2-2,500 जोड़ी कपड़ा बनाना है और आप 1 लाख जोड़ी कपड़ा बनाने वाला प्लांट लगा लो, तो नतीजा क्या होगा, आपकी लागतें बढ़ जाएंगी, समझ रहे हैं ना, आपकी लागत कैसी होगी, वो बढ़ जाएंगी। और तो हर लेवल के लिए, जैसे अगर हमें ये प्रोडक्शन करना है तो इसके लिए एक इसका प्लांट अलग लगेगा, इसका अलग लगेगा, इसका अलग, इसका अलग, ठीक है। तो क्या होता है, ये सारे प्लांट आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। किसी ने 2000 वाला प्लांट लगा रखा है, किसी ने 10,000 वाला, किसी ने 20,000 वाला, किसी ने 1 लाख वाला, ये सारे प्लांट आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो लॉन्ग टर्म कॉस्ट कर्व है, ठीक है, जब हम अपने लॉन्ग टर्म उसकी बात करते हैं
तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में, ठीक है, समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं। शॉर्ट टर्म में मेरे पास 2000 पीसेस का ऑर्डर आता है, ठीक है, और मुझे क्या है, अचानक एक 5000 पीस का ऑर्डर मिल जाता है। अब मैं क्या हूं, मैं अपने इस प्लांट के ऊपर ऑपरेट कर रहा हूं, ठीक है, मैं अपने इस वाले प्लांट के ऊपर ऑपरेट कर रहा हूं, तो मैं इसके ऊपर एकदम से नहीं जा सकता, समझ रहे हैं ना। अगर मैं इसके ऊपर जा रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि मैं लॉन्ग टर्म में प्रवेश कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म में ही मैं इसको एडजस्ट कर पाऊंगा, समझ रहे हो ना। और तब मैं लॉन्ग टर्म में क्या चेंज करूंगा, अपना पैमाना, स्केल ऑफ ऑपरेशन बदल दूंगा, पूरा प्लांट बदल दूंगा, बड़ा प्लांट लगा दूंगा, हर चीज़ जो है वो दुगनी तिगनी मात्रा में जो है अब मैं यूज़ करूंगा, ताकि मेरा 2000 का प्लांट जो है कम से कम 5000 का प्रोडक्शन मुझे करके दे, ठीक है ना। तो जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि हम कई सारे प्लांट्स को साइमल्टेनियसली देख रहे हैं, एक साथ हम देख रहे हैं, ठीक है, और हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर हमारी जर्नी यहाँ से यहाँ तक हो तो हमारी कॉस्ट किस तरीके से वेरी करेंगे, ठीक है ना। अगर हमारी जर्नी यहाँ से यहाँ तक की होगी तो हमारी कॉस्ट किस तरीके से वेरी करेंगे, ये चीज़ है। अब उसके लिए जो लॉन्ग टर्म में कॉस्ट क्या होती है, जो आज जो कॉस्ट हैं, जब आप पैमाने का विस्तार करेंगे तो आपको क्या होगा, पैमाने की बचतें प्राप्त होंगी, ठीक है ना। आप ज़्यादा बेटर तरीके से लेबर डिवीज़न कर पाओगे। जब आप साइज़ बढ़ा रहे हो तो आपकी टेक्नोलॉजी भी, मतलब जो कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजिकल आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, जो आज की डेट में टेक्नोलॉजी चेंज करने के ऑप्शंस मौजूद हैं, वो सब वो भी आप चेंज करोगे लॉन्ग टर्म में, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म में, मतलब लॉन्ग टर्म में टेक्नोलॉजी भी चेंज होगी। अगर हम आज की डेट में ही टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो छोटी फैक्ट्री में टेक्नोलॉजी दूसरी यूज़ हो रही है, बड़ी फैक्ट्री में टेक्नोलॉजी दूसरी यूज़ हो रही। तो जब हम अपना प्लांट का साइज़ बढ़ाएंगे, हमें बड़ा प्रोडक्शन करने वाला वो चाहिए, तो हमारी टेक्नोलॉजी भी हम बेहतर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम अपना स्केल बढ़ा रहे हैं तो हमको क्या होगा, हमको कच्चा माल भी सस्ता मिल सकता है, ठीक है। हम अपने प्रतियोगियों के ऊपर भारी भी पड़ सकते हैं कंपटीशन में। हमको कुछ और हो सकता है, हम सरकार से कुछ हमारा गठबंधन हो जाए, सरकार कहे कि तुम बिजली भी सस्ती लो हमसे, ठीक है, हम तुम्हें जो है लैंड भी एक्वायर करके दे रहे हैं। तो आपको 50 तरीके की बचतें आज ही लॉन्ग टर्म में एक तरीके से प्राप्त हो सकते हैं, समझ लो। तो नतीजा क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आज आपका ये है, ये आज की डेट में है, फिर आप डिसीजन लेते हो कि आपको स्केल बढ़ाना है, बड़ा करना है। तो बड़ा करने की अपेक्षा क्या होगा, जब आप अपने प्लांट साइज बड़ा करोगे तो ये थोड़ा नीचे की ओर आएगा, समझ रहे हैं, और प्लांट साइज बड़ा करोगे तो ये और नीचे की ओर आएगा, ठीक। फिर एक सीमा ऐसी आएगी कि इसके नीचे जाने की स्थिति जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि तब आप जितनी बचतें अवेलेबल कर सकते हो आज की डेट में, वो सारी बचतें आप अवेल कर रहे होगे। तो क्या होगा, तब आपका लॉन्ग टर्म कास्ट ये जो है प्लांट के, अब जब आप और बड़े बड़े प्लांट लगाओगे तो उसमें फिर लागतें ऊंची होनी शुरू हो जाएंगी। तो नतीजा क्या होगा, ठीक है, इस तरीके से आपको जो है ऊंचे होते हुए कॉस्ट कर्व जो है वो प्राप्त होंगे। अब अगर आप इन सबको जोड़ो तो आप एक नॉर्मल डायरेक्शन क्या है कि इस तरीके से कॉस्ट जो है वो नीचे जा रही है, और आगे अगर आप बढ़ा जारी रखते हो तो इस तरीके से हो रही है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, इसे कहा जाता है परवलय, एनवलप, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म जो एसी होती है, दैट इज ये जो कर्व कहलाएगा क्या है, लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट।
ये क्या होता है, ये लिफाफा होता है, बहुत बड़ा सा लिफाफा, जिसमें सारे के सारे शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व, जैसे हम इसको कह देते हैं कि ये पहले प्लांट का है ऐसे C1, ठीक है, ये दूसरे प्लांट का है कास्ट कर्व ऐसे C2, इसको मान लिया हमने ये तीसरे प्लांट का है ऐसे C3, ठीक है। तो ये जो है वो इस तरीके से इसके कॉस्ट कर्व नीचे गिरेंगे और हमको एक इस तरीके से मिलेगा। फिर आगे जा कर के जो है आपको कुछ स्थिति ऐसी है कि वहाँ से ऊपर चढ़ता हुआ भी मिलेगा, ठीक है। आमतौर पे जो एम्पेरिकली देखा गया है, जिसको मतलब देखा गया है डाटा की सहायता से कि ये इस तरीके से होता है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म कॉस्ट कर्व किस तरीके से होगा, इस तरीके से। इसका मतलब क्या है कि कुछ समय तक तो गिरते रहते हैं जब आप एक्सपेंशन करते हैं, फिर क्या होता है उसके बाद आपको स्थिर रिटर्न मिलते हैं और एक बड़ी लंबी अवधि तक आपको स्थिर रिटर्न मिलते रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब आपको आप पैमाने के गिरते हुए रिटर्न मिलते हैं तब फिर यहाँ से ये वापस चढ़नी शुरू होती है, ठीक है ना। ये व्यक्तिगत मतलब ये अनुभव सिद्ध है, इसे क्या कहा जाता है, एम्पेरिकल डेटा इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। ठीक, तो जो आपका लॉन्ग टर्म कर्व होगा वो कैसा कर्व होगा, वो इन सारे कर्व्स को समेटे हुए होगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और बता देता हूं ताकि मान लीजिए हम सिर्फ 3 प्लांट साइज की बात कर रहे हैं। फर्म जो है 3 प्लांट लगा सकती है, वो 3 उसमें ऑपरेट कर सकती है। ये है पहले प्लांट का शॉर्ट टर्म एवरेज कास्ट कर्व, ये है दूसरे प्लांट का और ये है तीसरे प्लांट का। अब मान लीजिए फर्म को इतना OQ प्रोडक्शन करना है। देखो अगर तुम ज़्यादा मुझे हिंदी कहोगे तो मैं तुमको कहूँगा पहले अंग्रेजी पढ़ के आओ, ठीक है। मैं निकाल दूंगा क्लास से बाहर, बीच में डिस्टर्ब मत करो। मैं कोई ऐसा अंग्रेजी में नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ऐसा बेटा अंग्रेजी में पढ़ा भी ना हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ाऊँगा तुम सुन भी नहीं पाओगे, समझ रहे हो ना। जब मैं अंग्रेजी में बोलना शुरू करूँगा तुम्हारे समझ में कुछ भी नहीं आएगा। मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ। अब तुम्हारा हिंदी का लेवल भी इतना कमज़ोर है कि मैं क्या करूँ बताओ। तुम तो हिंदी में भी नहीं समझ पा रहे हो। अब बीच में डिस्टर्ब मत करो, बाद में बात करना। मैं बंद कर दूं इसे, फिर कह लेना बात। अब आप देखिए क्या है कि ये जो प्रोडक्शन है, ठीक है, मान लीजिए फर्म को इतना प्रोडक्शन करना OQ, तो इस प्रोडक्शन को करने के लिए सबसे अच्छा पॉइंट क्या है कि फर्म अपने इस वाले इसका चुनाव करे, ठीक है, और इस वाले इसका चुनाव करते हुए क्या करे, वो इसके मिनिमम पॉइंट पे प्रोडक्शन करे, ठीक है। तो यहां पे उसको लागत सबसे कम आएगी। ये इसका कैसा है, मिनिमम पॉइंट है। अब क्या होता है कि फर्म को मान लीजिए इतना प्रोडक्शन करना है, इतना प्रोडक्शन करना है OQ1। अब देखो OQ1 प्रोडक्शन को ये SAC1 पे भी प्रोडक्शन कर सकती है
और चाहे तो एक बड़ा प्लांट भी लगा सकती है, ठीक है, जिसका जो है मिनिमम पॉइंट कहाँ जाता है, यहाँ पर। लेकिन चूंकि फर्म का टारगेट है कि उसे OQ1 प्रोडक्शन ही करना है, तो अगर वो इससे प्रोडक्शन करे या इससे करे, दोनों से लागत कितनी आएगी? जैसे हमने इस पॉइंट का नाम रख दिया ZQ1, ठीक है। और इससे अगर कम प्रोडक्शन करना है, यानी QQ1 से लेकर के इस रेंज में कहीं प्रोडक्शन करना है, OQ से लेके OQ1 के बीच में कहीं करना है, जैसे मान लो यहां पे करना है, ठीक है, तो क्या होगा? तब क्या स्थिति है? तब किस पे प्रोडक्शन करेगी वो? तब वो इसी वाले कर्व पे प्रोडक्शन करेगी, क्योंकि अगर वो इस वाले चुनाव करती है, इस वाले का, तो क्या होगा? इसके ऊपर लागत आएगी इतनी, ठीक है ना, इतनी ज्यादा लागत आएगी, ठीक है ना, और इसके ऊपर लागत कम आएगी। तो अगर मुझे OQ1 तक प्रोडक्शन करना है, OQ1 तक प्रोडक्शन करना है, तो मैं किस प्लांट का चयन करूंगा? SAC1, ठीक है। अब मान लो कि अगर मुझे OQ1 डैश का प्रोडक्शन करना, तो जाहिर सी बात है मैं SAC2 का चयन करूंगा, ठीक है। अगर मुझे OQ2 प्रोडक्शन करना है, तब मैं कहां पे जा सकता हूं? मैं SAC3 पर भी प्रोडक्शन कर सकता हूं और 2 पे भी कर सकता हूं, दोनों पे लागत एक सी है, ठीक है। अगर मैंने SAC3 नहीं लगाया हुआ है अब तक, अगर मैंने बड़ी क्षमता का प्लांट स्थापित नहीं कर लिया है, तो उस स्थिति में क्या होगा? मैं अपने इसी SAC2 वाले से काम चलाऊंगा और इस लेवल पे प्रोडक्शन मैं करूंगा, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि मेरी जो रेंज है, अगर मुझे Q1 से लेके Q2 तक प्रोडक्शन करना है, यानी OQ1 से लेकर के OQ2 तक प्रोडक्शन अगर करना है, तो क्या होगा? मैं चुनूंगा SAC2 को, और अगर उससे आगे कोई प्रोडक्शन करना है, तो मैं चुनूंगा किसको? SAC3 को। तो मेरा जो वास्तविक कॉस्ट कर्व होगा वो कैसा होगा? मेरा जो वास्तविक कॉस्ट कर्व होगा वो ये होगा, ये, ठीक है। उसके बाद ये यहां से फिर आया अंदर की ओर और हो गया ये, और फिर वो यहां से आया अंदर की ओर और हो गया ये। यानी अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन कर्व की बात करें, चूंकि हमने यहां पे माना कि 3 ही हैं, तो हमें किस तरीके से हमारा मिला? इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। ये 4 हो गया। जैसे जैसे प्लांट्स की संख्या बढ़ती जाएगी, क्या क्या होगा? ये गड्ढे कम होते जाएंगे, समझ रहे हो ना? ये गड्ढे जो हैं वो कम होते जाएंगे। मान लो जैसे हम यहाँ पे खींच लें, फिर यहाँ पे खींच लें, फिर यहाँ पे खींच लें, इस तरीके से ये गड्ढे जो हैं वो कम होते चले जाएंगे। हम थ्योरेटिकली, सैद्धांतिक रूप से ये मान के चलते हैं कि हम प्लांट साइज को कितना भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। प्लांट साइज को हम कितना भी चेंज कर सकते हैं, यानी इन 2 प्लांट साइज के बीच में अनंत प्लांट हो सकते हैं। तो अगर हमें किसी भी, जैसे मान लो अगर हमें OQ1 का प्रोडक्शन करना है, तो हम OQ1 का प्रोडक्शन ना तो इसकी सहायता से करेंगे, ना हम इसकी सहायता से करेंगे, बल्कि हम एक क्या करेंगे? हम एक नया प्लांट लगाएंगे जो इसके किसके ऊपर आधारित होगा? लॉन्ग टर्म कॉस्ट को छूता हुआ गुजरेगा। यानी ये अगर आपका लॉन्ग टर्म कॉस्ट कर्व है, ये, ठीक है, दैट इज कॉल्ड LAC। तो मैं एक ऐसा प्रोडक्शन वो लगाऊंगा, अगर मुझे OQ1 प्रोडक्शन करना होगा, तो मैं एक ऐसा प्लांट चुनूंगा, एक ऐसा ऑप्टिमम प्लांट चुनूंगा जो
कहीं मुझे यहां पर प्रोडक्शन करके देगा। ये ठीक है, मतलब मैं एक ऐसा प्लांट चुन सकता हूं जो मुझे ये प्रोडक्शन करके देगा। अब देखो ये बात आपकी समझ में यहां तक आ गई, ठीक है ना, कि वास्तविक तौर पे जो होता है वो इस तरीके से होता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि चूंकि फर्म जो है वो अनंत प्लांट्स का चयन कर सकती है, तो उस स्थिति में अगर हम देखें तो इसके लिए LAC इस तरीके से हो जाता है, ठीक है ना। उसमें एक किंक नहीं दिखता। ये किंक जो दिखाई दे रहा है ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने मान के चला है कि 3 ही हमारे पास प्लांट हो सकते हैं, ठीक है। आई कांट सी द किंक व्हेन आई एज्यूम दैट देयर में बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना। अब ये मैंने अंग्रेजी बोली, ठीक। तो मैं ये मान के चलता हूं कि अनंत संख्या में प्लांट मौजूद हैं जिन्हें मैं बना सकता हूं, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उनको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं, ठीक है। और तब जो है मैं इस तरीके से जो मुझे LAC प्राप्त होगी वो इस तरीके की होगी, ठीक है। अब देखो एक चीज बस इसमें और रह गई, वो मैं आपको बता दूं। अब आप देखिए कि ये जो LAC है, ये LAC क्या है कि जैसे ये 2 प्लांट हैं, ठीक है, इसको कहां पे छूता है, यहां पे नहीं छू रहा है, ठीक है। LAC पे होने का मतलब ये है कि जैसे आपको प्रोडक्शन करना है, आपको इस लेवल का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। आपको OQ प्रोडक्शन अगर करना है तो आप क्या करोगे, आप इस पे चुनाव कर सकते हो SAC पर। अगर आपके पास एक ही प्लांट काम कर रहा है और आपको OQ1 प्रोडक्शन करना है तो आपको मिनिमम प्रोडक्शन का पॉइंट मिलेगा ये। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में होगे तो आपका मिनिमम प्रोडक्शन का प्लांट ये नहीं होगा। आप क्या करोगे, आप अपने प्लांट का साइज बढ़ाओगे और कोई दूसरा प्लांट लगाओगे जो इस तरीके से इसको छुएगा कि इसके जो है मिनिमम प्रोडक्शन का पॉइंट और नीचे आएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है व्यवहारिक जगत में, क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरी फैक्ट्री है, वो 2000 पीसेस का उत्पादन करती है। फिर मैंने क्या किया, मैंने 5000 पीसेस वाली फैक्ट्री लगा ली। अब जब 5000 पीसेस वाली फैक्ट्री लगा ली तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए मुझे 3000 का प्रोडक्शन करना है। अब 3000 का प्रोडक्शन करना है और 5000 वाली फैक्ट्री लग रही है, तो उसमें क्या होगा कि कुछ लागत हो सकता है शुरुआत में ज़्यादा हो, जैसे मैंने इस तरीके से खींच करके बताया, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं 3000 के लेवल से ज़्यादा नीचे की ओर जाऊंगा तो ये लागत जो है वो कम भी होगी। और जब मैं 5000 ऑप्टिमम अपना प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो लागत घट करके कितनी हो जाएगी, इतनी। जबकि यहाँ पे जो है लागत कितनी थी, वो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 2000 में था तो यहाँ पे लागत थी इतनी, समझ रहे हो, और अब ये घट करके हो गई इतनी। तो जब मैं अपना प्लांट का साइज बढ़ाऊंगा तो मेरी लागतें जो हैं वो गिरेंगी, ठीक। तो व्यवहारिक रूप से मेरा जो लॉन्ग टर्म का कर्व है वो क्या करेगा, वो इस शॉर्ट टर्म कर्व को इस तरीके से छुएगा, ठीक है, इस तरीके से छूता हुआ गुजरेगा, ठीक। और अगर मुझे इस लागत पे प्रोडक्शन करना है, इस लागत पे प्रोडक्शन करने का क्या मतलब है कि मैं शॉर्ट टाइम में तो इस लागत पे प्रोडक्शन कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म की बात आएगी तो मैं अपने प्लांट के साइज में चेंज करूंगा और मैं यही प्रोडक्शन करने के लिए, जैसे मान लो ये OQ लेवल का प्रोडक्शन है, मैं यही प्रोडक्शन करने के लिए मैं एक दूसरा प्लांट चुनूंगा जिस पे लागत इसके मिनिमम से भी कम आएगी। इस वक्त इस पे मिनिमम लागत कितनी आ रही है, जैसे मान लो OP, ठीक। मैं एक ऐसे प्लांट का चयन करूंगा कि जिस पे लागत कितनी आएगी, OP1, ठीक है, यानी जो इस शॉर्ट टर्म के मिनिमम प्लांट से भी कम लागत होगी, ठीक है।
तो मेरा जो ये लॉन्ग टर्म ऐसी कर्व है वो क्या होगा, ये एक एनवलप कर्व होगा, ना कि इस तरीके से होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि इसके जो है वो मिनिमम पॉइंट से गुजरता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए कि एनवलप कर्व जो होता है, LAC इज एन एनवलप कर्व। और वो एनवलप कर्व क्या होता है, उसमें सारे के सारे प्लांट के काल्पनिक, ठीक है, या अगर अवेलेबल हो तो वास्तविक, ठीक है, ये कर्व जो होते हैं वो मौजूद रहते हैं। अब जब रिटर्न्स टू स्केल जो होंगे वो स्थिर होंगे तो क्या होगा, जब रिटर्न टू स्केल स्थिर होंगे, मैंने बताया था कि आमतौर पे इस तरीके से होता है, यहाँ पे रिटर्न टू स्केल स्थिर हैं तो सीधी रेखा होती है, तो यहाँ पे आपको LAC जो है वो कैसा मिलेगा, बिल्कुल सीधा मिलेगा। ठीक है, आप चाहे इस प्लांट का चयन करें या इस प्लांट का चयन करें या इस प्लांट का चयन करें, आपको क्या होगा कि एक स्थिर एवरेज कॉस्ट जो है प्राप्त होगी। इसलिए इसका लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट जो है वो एक बिल्कुल पड़ी लाइन की तरीके से रहेगा। अब लॉन्ग टर्म हम समझ गए कि एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है। ठीक है, अब जैसे लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट होता है वैसे ही लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट की भी अवधारणा उसमें से निकलती है। कोई भी अगर एवरेज कॉस्ट का कर्व है तो एक मार्जिनल कॉस्ट का कर्व भी उसके साथ में जुड़ा हुआ होगा। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये कॉस्ट हैं और ये प्रोडक्शन है। ठीक है, तो क्या है, ये आपका लॉन्ग टर्म कॉस्ट कर्व है। ठीक है, और ये मान लीजिए एक जो है वो SAC1 है। ठीक, ये SAC1 है, यानी जो शॉर्ट टर्म में हमने एक प्लांट लगा रखा है उसका कॉस्ट कर्व जो है इस तरीके से ये है। अब क्या है कि जब ये SAC1 है तो इसके साथ में एक मार्जिनल कॉस्ट का कर्व भी होगा, यानी जिसको हम कहेंगे शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट 1। ठीक है ना, SMC1, दैट इज कॉल्ड SMC1। ठीक है, ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट वो है, ये जो हम पहला प्लांट लगा रखा है इसका मार्जिनल कॉस्ट का कर्व। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा, SMC। अगर हम 1 2 की बात ना करें, ऐसे ही कह लें, चलो ये SAC है और ये SMC है, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट। ये आपका है लॉन्ग टर्म में एवरेज कॉस्ट। लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट इस तरीके से होगा। ठीक है, ये क्या होगा, लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट इस लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट को इसके इस बिंदु पे, निम्नतम बिंदु पे काटता हुआ निकलेगा, जैसे आमतौर पे शॉर्ट टर्म में कॉस्ट का व्यवहार रहता है। ठीक है, जैसे शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट जो है वो शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट को इसके मिनिमम पॉइंट पे काट के निकलता है, ऐसे ही ये जो लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट है और ये लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट का कर्व जो है वो इसको इसके मिनिमम पॉइंट पे काट करके आगे निकलेगा। ठीक, तो इस तरीके से ये आपके कर्व्स हैं, ये आपको जो है वो मतलब देखने को मिलेंगे। एक चीज और भी है बेटा, टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की बात भी कर लें। जैसे आज की डेट में किसी इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आज की डेट में किसी भी इंडस्ट्री में जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी यूज़ होती है, आने वाले ज़माने में वो टेक्नोलॉजी बदलेगी।
टेक्नोलॉजी बदलने का फॉर्मूला क्या होता है? टेक्नोलॉजी आदमी तभी बदलता है जब उसे लागत कम पड़े और चीज़ बढ़िया बने। ठीक है, आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करोगे जिसमें आपकी लागतें बढ़ जाएं लॉन्ग टर्म में और चीज़ भी घटिया हो जाए। ठीक है, यानी जिसमें आपकी इनपुट कॉस्ट घटें। इसका मतलब क्या है कि ये जैसे एक आइसोक्वांट है आपका, ठीक है, ये है श्रम, ये है पूंजी। ये मान लीजिए ये आपका एक आइसोक्वांट है, ये 1000 यूनिट बनाता है। ठीक, मान लीजिए जैसे आप इस 1000 यूनिट बनाने के लिए आप श्रम की OL मात्रा और इसकी आप OQ1 मात्रा का इस्तेमाल करते हैं पूंजी की। ठीक है, अब क्या है, अब टेक्नोलॉजी बदल गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई। नई टेक्नोलॉजी में क्या लगेगा, आपका श्रम और पूंजी पहले की तुलना में कम लगेंगे। तो क्या होगा, यही कर्व जो है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, ये आइसोक्वांट जो है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ये 1000 यूनिट का उत्पादन देगा, लेकिन अब अगर इसकी तुलना हम इससे करें तो अब ये क्या करेगा, सिर्फ OL1 लेबर और OL2 लेबर और OQ2 कैपिटल के कॉम्बिनेशन के संग देगा। इसका मतलब ये है कि जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो हमारे इनपुट जो हैं वो घट जाते हैं। ठीक है, अगर वो पॉजिटिवली चेंज हो रही है तो हमारे इनपुट घट जाएंगे, लागतें हमारी घट जाएंगी। तो इसका नतीजा क्या होता है, आज की रेट में, ठीक है, हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व ये है। ठीक है, फिर क्या है, आज के 50 साल बाद हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व क्या है, ये है। आज के 200 साल के बाद हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट क्या है, ये है। ठीक है, तो अगर हम कहें बहुत बहुत लंबे वक्त में, वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, हम 1000 साल की बात करें तो हमारा कॉस्ट कर्व किस तरीके से होगा, इस तरीके से, वेरी लॉन्ग टर्म एवरेज कर्व। ठीक है, हाँ, ये काट तो हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आज हम 50 साल पहले आगे आने वाली टेक्नोलॉजी आज तो हम यूज़ कर नहीं सकते, हमें मालूम भी नहीं है 50 साल बाद कौन सी टेक्नोलॉजी होगी। ठीक है ना, तो ये जो है वो इस तरीके से निकलेगा। इसका मतलब ये बहुत लॉन्ग टर्म में लागतें जो हैं शॉर्ट, मतलब आज की रेट में भले ही वो इस तरीके से दिखाई पड़ता हो लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व, लेकिन जब आप तो बहुत लंबे वक्त की बात करेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी, बता दी मैंने। कॉस्ट के टॉपिक पूरे हो गए हैं। ठीक है, इसे बंद कर दो।